जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल कुमार विशाल फैक्ट्स में आपका स्वागत करता हूं। तारीख 4 अप्रैल 2025 पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ एक्ट को लेकर एक प्रोटेस्ट चल रहा था। प्रोटेस्ट कब धार्मिक हिंसा में बदल जाता है और ये धार्मिक हिंसा कब जाके एक जनहानि में बदल जाती है पता भी नहीं चलता है। इसमें 3 हिंदुओं की मौत होती है, 10 हिंदू घायल होते हैं और 274 के आसपास गिरफ्तारी होती है। लेकिन जब पुलिस को इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लगाया जाता है तो ये हमें पता चलता है कि पुलिस की सारी पुलिस फोर्स उस रामनवमी के त्योहार के अंदर लगी हुई थी, जिसके कारण पुलिस इस हमले को रोकने में, इस हिंसा को रोकने में पूरी तरीके से नाकामयाब होती है। और आज के पहलगाम में 26 टूरिस्ट हिंदुओं को आतंकवादियों के द्वारा जाति, भाषा या प्रांत पूछ के नहीं, उनका धर्म पूछ के उनको गोली मारी गई, उनको मौत के घाट उतार दिया गया, उनको दर्दनाक मौत दी गई। और यह पता चलता है कि आतंकवादी किस तरीके की मानसिकता रखते हैं। आतंकवादियों ने डायरेक्टली हिंदुओं पर ही टारगेटेड अटैक किया। मुर्शिदाबाद की घटना में तो हम ये मान सकते हैं कि चलो, कुछ लोग कहेंगे कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी जिम्मेदार होगी, या कुछ लोग कहेंगे कि मोदी जी की पार्टी भाजपा जिम्मेदार होगी। लेकिन यहाँ पे तो साफ साफ दिखाई देता है कि यहाँ पाकिस्तान का स्लीपर सेल्स काम कर रहा है। ये स्लीपर सेल्स पूरी तरीके से अपने पूरे भारत में अपनी जड़ें बिछा चुका है और बांग्लादेश में हो रही हिंसा के पीछे, नॉर्थ ईस्ट में हो रही इंसर्जेंसी के पीछे, या फिर पंजाब के अंदर हो रही खालिस्तान मूवमेंट के पीछे भी इन स्लीपर सेल्स का बहुत बड़ा हाथ है। आज हम पूरे तरीके से इस स्लीपर सेल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, किस तरीके से पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना और बांग्लादेश, ये सभी देश मिलके भारत को नोच खाने की, भारत के टुकड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ऊपर आज हम पूरी चर्चा करेंगे, बताएंगे पूरे हमारे देश के वासियों को कि किस तरीके से हमारे देश को तोड़ने की साजिश की जा रही है। सन 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान करके एक देश बना। और पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश, पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि आज का जो पाकिस्तान है, वो दोनों के बीच में लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी थी। लेकिन ये दोनों ही दूरी के साथ ही दोनों अपनी सोच से, अपनी भाषा से और अपनी संस्कृति से भिन्न थे। जहां पे बात की जाए तो पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली भाषा बोली जाती थी और ज्यादातर लोग बंगाली हिंदू और मुस्लिम थे। वहीं बात की जाए तो पश्चिमी पाकिस्तान की, तो वहां पे उर्दू भाषा को ज्यादा प्रभुत्व दिया जाता था और ज्यादा उर्दू भाषा बोली जाती थी। यह बात शुरू से ही बंगाली मुसलमानों को और बंगाली लोगों को खट्टी आ रही थी। 1952 में जब पाकिस्तान की सरकार ने उर्दू भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित की तो इस बात से पूर्वी पाकिस्तान के लोग शुरुआत से ही नाखुश थे और इस बात का विरोध करने के लिए उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी में बहुत ही भारी मात्रा में विरोध प्रदर्शन शुरू किया। और यही विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश की आजादी की नींव भी बना। आगे जाके 1970 में जब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के अंदर शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग बहुत ही भारी बहुमत से सरकार में आती है। लेकिन यह बात पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल भी सही नहीं लगती और वहां की सरकार ने, वहां के लोगों ने इस सरकार को एक्सेप्ट करने से बिल्कुल मना कर दिया। इस बात का विरोध करते हुए बांग्लादेश के अंदर काफी सारे प्रोटेस्ट होते हैं और लगातार बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत बड़े मात्रा में प्रोटेस्ट होते हैं। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इसकी वजह से पाकिस्तान अपनी सेना को पूर्वी पाकिस्तान में भेजता है और ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू करता है। ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत लगातार बहुत बड़ी हिंसा होती है। ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर पाकिस्तान के सैनिक घुसते हैं और हजारों की मात्रा में सैनिकों द्वारा नरसंहार किया जाता है। हजारों औरतों की इज्जत लूटी जाती है, हजारों स्टूडेंट को मौत के घाट उतार दिया जाता है। हजारों बंगाली औरतें, हजारों बंगाली लोगों को, हिंदुओं को, मुस्लिमों को, बंगाली भाषा बोलने वाले लोगों को वहां पे मार के काट दिया जाता है। घटना के तहत करोड़ों बांग्लादेशी शरणार्थी भारत में आए। भारत में कई शरणार्थी असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, त्रिपुरा में जाके बस गए। और इस बात के तहत भारत ने भी रिटालिएट करते हुए 3 दिसंबर 1971 के भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत ही घमासान युद्ध छिड़ता है और 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के द्वारा
93,000 सिपाहियों की शरणागति के साथ युद्ध का समापन होता है और विश्व के मैप पर बांग्लादेश करके एक देश का उदय होता है जिसमें भारत का बहुत ही बड़ा हाथ था। ये बात आज बांग्लादेश भूल चुका है। आज ये बात वापस से बांग्लादेश को बताने की जरूरत आन पड़ी है। इस बात के तहत पाकिस्तान को बहुत ही बड़ा सदमा पहुंचता है और पाकिस्तान भी कसम खाता है कि वो भी भारत के 100 टुकड़े करने की कसम खाता है। और लगातार इस घटना के बाद, इस युद्ध के बाद पाकिस्तान के हमले भारत के तरफ बढ़ जाते हैं। पहले भी वो हमला तो कर ही रहा था, लेकिन उसके बाद भारत को 100 हिस्सों में तोड़ने की अलग अलग साजिशें उसने रचनी शुरू की। पंजाब के अंदर वो लगातार खालिस्तान मूवमेंट शुरू कर दिया था। उसी के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार वो इंसर्जेंसी करता हुआ आ रहा है। साथ ही में वो पंजाब के अंदर ड्रग्स माफिया को भी फैला चुका है। साथ ही देखा जाए तो 1991 के बॉम्ब ब्लास्ट, 1999 का कारगिल वॉर, 2001 का पार्लियामेंट अटैक हो, 2016 का उरी अटैक हो या 2019 का पुलवामा या अभी जो रिसेंटली हुआ है 2025 में पहलगांव का। आज इसीलिए तुम्हारी ये जो सोच है, जो तुम्हें जन्नत में जाने की पड़ी है, आज तुम्हें इंडियन आर्मी डायरेक्टली जहन्नुम के सफर कराने जा रही है। याद रखना मेरी बात, कुछ ही दिनों में तुम्हारा सफाया होने वाला है। आतंकवादियों के हिसाब से यह कहना है कि ये सांस्कृतिक इन्वेजन है, टूरिस्ट के द्वारा जो वहां पे जाके टूरिस्ट इकोनॉमी बसाई जाती है, उनके हिसाब से ये एक तरीके से उनके ऊपर हो रहा हमला है। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, अरे कायरों, ये सांस्कृतिक इन्वेजन होता तो हमारा देश जो है वो पूरा कंपोजिट कल्चर है। पूरे देश में, हमारे देश में पाकिस्तान वाली भावना नहीं है, एक धर्म की भावना नहीं है, ये संपूर्ण धर्म समभाव की भावना है। सम धर्म समभाव, सद्भम धर्म सद्भाव, ये तुम्हारे देश में नहीं है। पाकिस्तान की साजिशों के तहत शेख हसीना का बांग्लादेश से जाना और मोहम्मद यूनिस का अचानक से बांग्लादेश में आना, और ये जो मोहम्मद यूनिस है वो अमेरिका और पाकिस्तान का एक मिला जुला एजेंट है। अमेरिका जो बांग्लादेश के सेंट मार्टिन करके जो पोर्ट है वहां पे अपना सैन्य अड्डा बनाना चाहता है, वहीं पाकिस्तान अपने मंसूबों को पूरा करना चाहता है। वो चाहता है कि मोहम्मद यूनिस के जरिए बांग्लादेश के तहत वो भारत के 100 टुकड़े कर सके। भारत के 100 टुकड़े करने के बाद भारत में लगातार आतंकवादी अटैक करवा सके। साथ ही जैसे बंगाल में अभी हिंसा हो रही है, देश के अन्य हिस्सों में भी हिंसा फैला सके, और अभी जो पहलगाम में हुआ उस तरीके के आतंकवादी हमलों को अपने अंजाम तक पहुंचा सके। इसी के साथ पाकिस्तान अपनी मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आईएसआई को पूरी तरीके से आज बांग्लादेश के अंदर घर कर चुका है। आज मैं एक बात कह सकता हूं कि बांग्लादेश के अंदर पूरी तरीके से आईएसआई घुस चुकी है, और आईएसआई के द्वारा बांग्लादेश के जरिए जो स्लीपर सेल्स भेजे जा रहे हैं वही है जो धार्मिक हिंसा हो रही है, जो हिंदुओं की मारकाट हो रही है। लगातार हिंदू खतरे में नजर आ रहा है। इसके पीछे, इसके देश को तोड़ने की जो साजिश है, इसमें पाकिस्तान का बांग्लादेश के जरिए भेजा जाने वाला स्लीपर सेल्स बहुत ही अहम रोल निभा रहा है। मोहम्मद यूनिस कुछ दिनों पहले चाइना जाता है और चाइना में जाके चाइना को ये भारत के खिलाफ भड़काता है। चाइना को कहता है कि ये भारत के खिलाफ इन्वेजन करे। भारत का जो नॉर्थ ईस्ट, जो 7 सिस्टर है, वहां तक पहुंचने का एक ही इकलौता रास्ता है जिसको हम चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ये चाइना की मदद से कंट्रोल करना चाहता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कंट्रोल करने के बाद इसकी ये मंशा है कि भारत के जो 7 सिस्टर्स है उनके पास समुद्र का एक्सेस है नहीं, तो ये 7 सिस्टर को भारत से अलग करेगा, फिर उसके ऊपर कब्जा करने की सोच लगा के रखी है। प्लस इनको समुद्र का एक्सेस है नहीं, तो भारत पूरी तरीके से अपने 7 सिस्टर से कट जाएगा। चाइना की बात करें तो चाइना भी काफी समय से भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भारत से अलग करके भारत की 7 सिस्टर को यानी कि नॉर्थ ईस्ट को पर कंट्रोल पाना चाहता है। लेकिन यह बात मोहम्मद यूनिस और चाइना भूल जाते हैं। बांग्लादेश का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नीचे का जो शहर है जिसको हम रंगपुर कहते हैं, अगर भारत ने रिटालिएट किया और भारत ने रंगपुर पे कब्जा कर लिया तो फिर बांग्लादेश के पास ज्यादा कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, क्योंकि हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो बहुत ही चौड़ा हो जाएगा। उसके बाद जो इस चिकन नेक वाली प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। और बात करें तो
त्रिपुरा से बांग्लादेश होते हुए समुद्र सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर वहां से भी भारत ने इन्वेड किया तो 10 ही मिनट लगेंगे, मैं कह रहा हूं कि समुद्र तक पहुंचने में भारत को। और चाइना जो धमकी देता है गिदड़ वाली, उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि जहां पे उसका सबसे ज्यादा व्यापार होता है, यानी कि मलक्का स्ट्रेट, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में जो मलक्का स्ट्रेट है, वहां पे अंडमान निकोबार के जरिए भारत अपनी नेवल फोर्स बढ़ा देता है और चाइना को चोक कर देता है, तो चाइना का 80% व्यापार वहीं रुक जाएगा। चाइना की इकोनॉमी एकदम से धड़ाम से डाउन हो जाएगी। ये बात चाइना और मोहम्मद यूनिस तुझे भूलनी नहीं चाहिए। भारत को तोड़ने की साजिशें लगातार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत में इस तरीके की इंसर्जेंसी फैलाई जा रही है। भारत को लगातार जनहिंसा, लगातार धार्मिक हिंसा के जाल में फंसाया जा रहा है, जिससे भारत की आर्थिक इकोनॉमी पे इसका बहुत बड़ा असर होगा। आज बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में जब से यूनिस का एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, तब से हिंदू एक तरीके से एक विक्टिम बन के रह गया है। हिंदू ही नहीं, बांग्लादेश धर्म में उसमें से मुस्लिम धर्म को छोड़ के बाकी सभी धर्म असुरक्षित है। आज से कुछ समय पहले चकमा चिटगोंग करके जो एक ट्राइबल्स है, वो बसे हुए थे बांग्लादेश के चिटगोंग हिल्स के अंदर, लेकिन आज बांग्लादेश के मुसलमानों ने उनको खदेड़ खदेड़ के बांग्लादेश से बाहर भेज दिया है। आज वो ट्राइब मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में या असम के कुछ क्षेत्र में बसी हुई है। इसी तरह लगातार हिंदुओं के ऊपर या हिंदू के सिवाय भी जितने भी अन्य धर्म है, उनके ऊपर बांग्लादेशी मुसलमानों का अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार इसको रोकने में नासमर्थ है, असमर्थ है। और इसी के साथ सरकार सामने से सपोर्ट कर रही है ऐसे ग्रुप्स को जो कि धार्मिक उन्माद को फैलाने में और हिंदू और अन्य धर्म के लोगों को मुस्लिम धर्म के लोगों के द्वारा हिंसा करवाने में जानबूझ के सरकार के द्वारा ये काम किया जा रहा है। यही सरकार नहीं, इससे पहले भी बांग्लादेश में जितनी भी सरकार आई, जब से पाकिस्तान बनाए और जब से बांग्लादेश बनाए, उसके बाद से ही हिंदुओं के ऊपर लगातार बांग्लादेश के अंदर अत्याचार कम नहीं हुए। बांग्लादेश की आबादी की बात करें तो आजादी के कुछ समय बाद से ही लगातार जितने प्रमाण में हिंदू बांग्लादेश में बसे हुए थे, आज हिंदुओं की संख्या नाम मात्र बराबर हो चुकी है। ना कि हिंदुओं की संख्या, अन्य धर्म के लोगों की संख्या भी मुस्लिम धर्म को छोड़ के, आप देख सकते हो इस चार्ट के अंदर किस तरीके से हिंदुओं का लगातार बांग्लादेश के अंदर नरसंहार किया गया है, लगातार हिंदुओं को बांग्लादेश से खदेड़ दिया गया है। ये हिंदुओं के ऊपर ही नहीं, ये एक मानव जात के ऊपर बहुत ही बड़ा गहन अपराध है, जो कि हिंदू ही नहीं संपूर्ण मानव जात बुला नहीं पाएगी। शफीकुल अलव है, बांग्लादेश की मोहम्मद यूनिस की सरकार में प्रेस सेक्रेटरी है। इसके मुताबिक इसको ये लगता है कि भारत के अंदर माइनॉरिटीज बहुत ही खतरे में है और भारत अपनी माइनॉरिटीज की सिक्योरिटी में बहुत ही चूक कर रहा है। भारत अपनी माइनॉरिटीज को ठीक तरीके से प्रिजर्व नहीं कर पा रहा है। तो भाई मैं तेरे को यही बात कहना चाहता हूँ, तो अपने देश की ध्यान रख। मेरे देश के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मेरे देश के अंदर धार्मिक उन्माद फैलाने की, मेरे देश के अंदर जातिगत उन्माद फैलाने की या मेरे देश के अंदर किसी भी प्रकार की इंसर्जेंसी फैलाने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं क्या जवाब देता, भारत के रणधीर जायसवाल जो कि ऑफिशियल स्पोक पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, यह इसकी बात का कड़ा जवाब देती है और यह बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि तू अपना काम कर, हम हमारे देश में हमारे माइनॉरिटीज को सिक्योर कर लेंगे। भाई आप अपने देश की माइनॉरिटीज को कब सिक्योर करोगे? लगातार आपके देश में माइनॉरिटीज कम होती जा रही है, लगातार हिंदुओं के ऊपर, जैनों के ऊपर, बौद्धों के ऊपर और भी अन्य जितने भी धर्म है, सभी के ऊपर लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और आपकी सरकार इस अत्याचारों को सपोर्ट कर रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इस बात का जवाब तो दीजिए। लेकिन इस बात का जवाब देने में ये भाई असमर्थ है, क्योंकि इनको हमारे देश में क्या हो रहा है इससे पड़ा है, लेकिन अपने देश के बारे में, अपने देश की माइनॉरिटीज के बारे में कोई फिक्र है ही नहीं। लेकिन अब जरूरत है कि भारत को कुछ कड़े कदम उठाने की। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना और अमेरिका भी जिस तरीके से इस घटनाओं को अंजाम दे रहा है, इसके ऊपर भारत को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। आतंकवादियों के ऊपर कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। जिस तरीके से 26 हिंदुओं की जो आतंकवादियों के द्वारा धर्म पूछ के मौत के घाट उतार दिया गया है, उनके ऊपर कार्यवाही करनी पड़ेगी। भारत सरकार को उनको मौत के घाट उतारना पड़ेगा, वरना इस देश की जनता उनसे लगातार सवाल पूछती रहेगी
कि इस तरीके की घटना को अंजाम में कैसे दिया गया। जब आज से 2019 में जब हमला हुआ था उसके बाद से ही बहुत ही ज्यादा शांति थी, लेकिन अचानक से इस तरीके का हमला। और आज जो भारत आर्थिक गति से आगे बढ़ रहा है, भारत जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने देख रहा है, भारत जो 2047 में विकसित भारत के सपने देख रहा है, उसके लिए सबसे पहले इस आतंकवाद को खत्म करना पड़ेगा। सबसे पहले इस उन्माद को खत्म करना पड़ेगा, जो धार्मिक हिंसा, जो भारत को तोड़ने की भावना है, भारत को धर्म, भाषा, जाति। आज देखते हैं हम तमिलनाडु के अंदर, वेस्ट के अंदर या कहीं पे भी भाषा के नाम पर भारत को तोड़ा जा रहा है। देखते हैं कि हम भारत को तमिलनाडु के अंदर, आंध्रा के अंदर, साउथ के कई सारे राज्यों के अंदर भाषा के नाम पर तोड़ने की साजिशें रची जा रही है। वहीं पंजाब के अंदर खालिस्तान के नाम पर या ड्रग्स के नाम पर भारत के युवा को तबाह किया जा रहा है। बंगाल के अंदर धर्म के नाम पर, जम्मू कश्मीर के अंदर धर्म के नाम पर, गुजरात के अंदर कहीं ना कहीं छोटी मोटी हिंसा करा के, या पिछली बार हमने देखा था एक हिंदू युवा की मौत के द्वारा इस तरीके से के उन्माद को पैदा किया जाता है कई सारे हिस्सों में। जैसे कि हमने देखा था पिछले कुछ सालों में राजस्थान के अंदर एक हिंदू इंसान को हनुमान चालीसा पढ़ने पर मौत के घाट उतार दिया गया था। वहीं देखा जाए तो अन्य भी कई सारे राज्यों में इस तरीके की छोटी मोटी हिंसा फैला के भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट करने की कोशिश की जा रही है। और आज जो पहलगाम में हुआ है, इससे एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी भारत की खतरे में है। इस तरीके से भारत को इंटरनली और एक्सटर्नली तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिससे भारत जो आर्थिक गति से आगे बढ़ रहा है, इस आर्थिक गति को रोका जा सके, इस आर्थिक विकास को रोका जा सके, इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ा जा सके। आज हमें ये बात समझनी होगी कि लगातार इस तरीके के जो प्रयास किए जा रहे हैं पाकिस्तान के द्वारा या अन्य किसी भी देश के द्वारा या आतंकवादियों के द्वारा, हमारे देश के ऊपर लगातार इस तरीके से घात किया जा रहा है, इस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, ताकि हम एकजुट ना रह सके, ताकि हम अलग अलग भाषा में, अलग अलग प्रांत में, अलग अलग जाति में बटे रहे और ये लोग हमारे देश का युवा धन बर्बाद कर सके, हमारे देश को विश्व के पटल पर पहुंचने में नाकामयाब कर सके। और पाकिस्तान अब खुद तो बर्बाद है ही, हम तो लूटेंगे सनम तुमको भी लेके डूबेगे वाली अपनी जो मनसा है उसको पूरा कर सके। इसी बात के तहत मैं जो हमारे 26 के 26 टूरिस्ट है भाई, सभी को दिल से श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। और जो मुर्शिदाबाद में हुआ है, उनमें जितने भी लोगों की जान गई है, जितने भी लोग बेघर हुए, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।